एनीबडी और कोई? किताब भी नहीं होगा आप लोगों के पास। ये बबुआ क्या कर रही हो? पेंसिल छील रही हो जी? ये सब काम घरे किया जाता है, फ्री टाइम में किया जाता है। क्लास में पढ़ा रहे हैं तो पेंसिल छील रही है। पढ़ाई की है आगे जाके? कार्बनिक खेती क्या है पढ़े हो? क्या पढ़े? क्या कार्बनिक खेती? चलिए आगे समझते हैं इसको। कार्बनिक खेती का मतलब सबसे पहला चीज तो याद रखना है कि सर इससे पहले हमने क्या देखा था? हरित क्रांति देखा था। और हरित क्रांति का मतलब क्या था? हरित क्रांति का एक मोटो जो है, वो मोटो का मतलब क्या था कि भाई उसका लक्ष्य क्या था हरित क्रांति का? जनसंख्या को देखते हुए उत्पादकता को बढ़ा देना। उत्पादकता बढ़ाने के लिए दो तरीकों का इस्तेमाल में लिया गया था। सबसे पहला क्या किया गया? संकरण कराया गया। उच्च कोटि के पादपों में आपस में संकरण कराएंगे तो और भी क्या मिलेगा? बेस्ट पौधा मिलेगा, जिसकी उत्पादक दर क्या होगी? ज्यादा होगी। अच्छा, संकरण कराने से केवल उत्पादकता बढ़ती है? बताइएगा जरा। संकरण कराने से क्या केवल उत्पादकता बढ़ती है या कुछ और भी असर आते? अपना मड़वा में गाइएगा, दूसरा के मड़वा में नहीं। खड़े हो जाइए। संकरण मतलब क्या होता है जी? ये आपके बिहार बोर्ड का ना बहुत ही एकदम हाईलाइटेड सवाल है ये। संकरण क्या है? क्रॉसिंग क्या है? ये लगभग हर साल पूछ देता है। 2 नंबर के लिए पूछे, 1 नंबर के लिए पूछे, लेकिन पूछता है। शॉर्ट नोट्स में पूछ दे या लॉन्ग या लघु उत्तर, ये कहीं पूछ दे। ये लगभग पूछा गया सवाल है। क्या है संकरण? क्या कह रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है। बैठ जाओ। बाकी लोग समझ रहे हैं संकरण क्या लिखना होगा? कि भाई क्या करते हैं, तो ज्यादातर संकरण कराने के लिए जंगली पौधों का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आप लिखें ये लाइन जरूर जोड़िएगा कि संकरण कराने के लिए क्या करते हैं? जंगली पादपों का इस्तेमाल करते हैं। संकरण का फायदा क्या होता है कि अगर मैं संकरण करा रहा हूं तो संकरण के पश्चात जो पौधा हमें प्राप्त होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा बच्चा? उच्च कोटि का होगा। अब उच्च कोटि का किन किन मामलों में होगा भाई? उच्च हमने बोल तो दिया कि जो नया पौधा आएगा वो उच्च कोटि का होगा। किन किन मामलों में? तो सर जो पौधा आएगा ना उसकी उत्पादकता बहुत ज्यादा होगी, यानी कि बाकी पौधों से उसकी उत्पादकता ज्यादा होगी। दूसरा कि वातावरण में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं उस परिवर्तन के खिलाफ उसके अंदर प्रतिरक्षा ज्यादा होगी, यानी कि एक सामान्य पौधे में कीट लग जाएगा वो आसानी से पौधा क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम संकर करा करके कोई पौधा तैयार किए हैं उस पर कीट का असर होगा लेकिन दूसरे की अपेक्षा कम होगा। ठीक है, यानी कि उसके अंदर प्रतिरक्षा भी ज्यादा होगी। तीसरी चीज कि बदलते वातावरण के साथ उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कारण कि सर जो जंगली पौधे होते हैं उनका कोई रखरखाव नहीं करता है, उसके बावजूद वो जिंदा रहते हैं। और हम अपनी खेती में या अपने गमले में पौधा लगाते हैं, उसकी इतनी अच्छी देखरेख करते हैं, उसके बाद भी क्या होता है? ठंडा में पाला मार देता है पौधा को। आपने सुना होगा, ठीक है, कि क्या तो गेहूं में पाला मार दिया या फिर आपका ये क्या होता है? आलू में पाला मार दिया, ऐसा होता है। गर्मी में पौधे झुलस जाते हैं। तो हम जिसमें काम करते हैं वो लोग को असर पड़ जाता है, लेकिन जो जंगली होते हैं उन पर यह असर नहीं पड़ता है। और हमने क्या किया है कि संकरण जो कराया है जंगली पौधे से ही संकरण कराया है, जिसके पश्चात कहीं ना कहीं इस तरह के पौधे मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये सब कुछ कराने के लिए, ये संकरण कराने के लिए, उसके बाद संकरण के पश्चात भाई उत्पादकता बढ़ानी है, प्रतिरक्षा बढ़ानी है और उसके ऊपर कोई बाह्य वातावरणीय प्रभाव ना पड़े, इन सब से भी कुछ और तरीके से बचाना है। और ये सब कुछ प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं रसायन का भी इस्तेमाल कर लिया था। यानी कि बस 2 ही तरीका था, 2 ही लक्ष्य था। तरीका नहीं, 2 लक्ष्य माना गया था हरित क्रांति का कि भाई हमें उत्पादकता बढ़ानी है। अब इसके लिए क्या कराओ? संकरण कराओ। और दूसरा क्या कराना है? जितना ज्यादा रसायन डालना है उतना ज्यादा रसायन डालो। आइए दोनों का दोनों, बस एक ही मोटो सही था इसका, एक ही लक्ष्य सही था, संकरण कराना, ये रसायनों का इस्तेमाल करना ये कहीं ना कहीं गलत हुआ।
आज तक हम लोग हरित क्रांति पे चलते हैं, आज भी रसायनों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसका असर हम लोगों पर है, हमारी अगली पीढ़ी पर आएगा। आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसका बहुत ज्यादा असर आएगा, जिसको कहीं ना कहीं हमने कल एक वर्ड दिया था, स्लो पॉइजन। बाबू धीरे धीरे हम लोग स्लो पॉइजन अपने अंदर ले रहे हैं। स्लो पॉइजन मारता नहीं है, एट अ टाइम तो नहीं मारता, लेकिन एक टाइम आने पर मार देता है। ठीक है, कहीं आपने ये वर्ड सुना है क्या, फूड पॉइजनिंग? फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है? क्या कोई खाना खाया हमने, उसमें पॉइजन था, हम मर गए? नहीं। जितने भी फास्ट फूड होते हैं, फास्ट फूड तो समझते हो, सभी लोग समझते हैं, है ना, जो भी रोड पे बिक रहा है, चाट, छोला, चाउमीन वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं, वो सब कुछ फास्ट फूड में गिनती होती है। फास्ट फूड कह सकते हो उसको, या तो जंक फूड बोलते हैं, JUNK, जंक फूड। अब होता क्या है, इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, कुछ ऐसे रसायन हैं जो धीरे धीरे आपके बॉडी में स्टोर हो रहे हैं, धीरे धीरे डे बाय डे आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर रहे हैं। वो एक तरीके से कहीं ना कहीं जहर के समान है। एक समय ऐसा आएगा कि जब आपका इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से वीक पड़ जाएगा, वही खाना आप जाकर के खाओगे जिस डेली का आज 10 साल से खाते आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था। एक दिन ऐसा आएगा कि खाएंगे, वहीं पे पेट दर्द शुरू हो जाएगा, तुरंत वहीं चटपट निपट जाएंगे। वो होता है फूड पॉइजनिंग। ठीक है, तो यानी कि धीरे धीरे हम अपने अंदर क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। चलो अब बात कर रहे हैं क्या कि सर इन सब से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, कार्बनिक खेती करनी पड़ेगी। और कार्बनिक खेती में कहीं ना कहीं इस संकरण को तो इस्तेमाल में लेते हैं। संकरण बहुत सिंपल सा मेथड है, ठीक है, लेकिन यहां पर जो मुख्य चीज क्या इस्तेमाल किया गया था, रसायन। यहां पर एकदम 1% भी रसायन का इस्तेमाल नहीं करते। तो सिंपल सा एक लाइन लिखते हैं क्या कि जो कार्बनिक खेती है ये एक प्रकार की चक्रीय प्रक्रिया है। अब ये चक्रीय प्रक्रिया का मतलब समझिएगा, यहां पर क्या होता है, एक चरण का अपशिष्ट ऐसे ना जी, पहले वाला सही था। एक चरण का अपशिष्ट, अपशिष्ट कह सकते हो, या तो अपशिष्ट के अलावा कोई चीज बच जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको? नहीं, अपशिष्ट कहने का मतलब कहीं ना कहीं क्या हो जाता है ना कि वो खराब है। हाँ, अवशेष, ठीक है, अपशिष्ट या अवशेष। वो अवशेष जो बचा हुआ भाग जो होगा वो अवशेष भी हो सकता है, मतलब अच्छा भी हो सकता है, और अपशिष्ट इन द सेंस कि कहीं ना कहीं वो खराब भी हो सकता है। ठीक है, एक चरण का अवशेष दूसरे चरण में उपयोगी होता है। अब ये लाइन आपको समझ में नहीं आ रही होगी, एक हरियाणा का केस है उसमें देखते हैं, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो ये कार्बनिक खेती को सबसे पहले ना हरियाणा में एक व्यक्ति हैं, हरियाणा में कहां पे, पहले सोनीपत में, याद रखिएगा, सोनीपत, रमेश चंद्र डागर, रमेश चंद डागर, ठीक। इन्होंने सबसे पहले ना कार्बनिक खेती को समझाया और बताया कि भाई ये चक्रीय प्रक्रिया है, अगर हम इसके इस्तेमाल से खेती करेंगे ना तो फायदा ही फायदा है, अननाहक फायदे हैं। और आपको भी वो फायदा गिनवाते हैं अभी, मतलब कि ऐसा कहो कि केमिकल डालने से कई गुना ज्यादा फायदा है इससे। ठीक है, अब आइए समझिएगा क्या किए रमेश चंद्र डागर जी। सबसे पहला खेती तो कर रहे हैं, चलो खेती कर रहे हैं, खेती में कहीं ना कहीं क्या करेंगे सर, फसल उगाएंगे, चलो फसलें उगा रहे हैं ये। दूसरा क्या करें, सब कुछ एक ही समय पे कर रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। दूसरा, इन्होंने मधुमक्खी का भी पालन कर रखा है। तीसरा, बरसात का पानी होता है, वर्षा जल। अब आप और हम तो नहीं देखे इन सब चीजों को, मतलब हमने तो नोटिस किया भी है। और क्या होता है कि जब यहाँ से हमारे क्षेत्र से हट करके जाओ ऐसे क्षेत्र में जहां पर कृषि प्रधान क्षेत्र है, वो कृषि प्रधान क्षेत्र का मतलब कि वहां पर मुख्य रूप से जो रोजगार है, जो आय का स्रोत है, वो क्या है, कृषि है। तो वहां पर कहीं ना कहीं क्या है, गरीबी रेखा में लोग रहते हैं। अब वहां के लोग क्या करते हैं ना कि अपने ही खेत में कुआं बनवा देते हैं, तालाब बनवा देते हैं, ठीक है,
क्यों? क्योंकि जो बारिश का पानी होगा उसको इकट्ठा करके रखना है वहां पे। क्यों? क्योंकि दिक्कत क्या है कि भाई गरीबी रेखा के आसपास आ रहे वो लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, तो वो लोग अब पटान तो करने में समस्या होगी उनको, या ये भी हो सकता है कि जब पटान करना है उस टाइम पे बिजली की समस्या आ रही हो। तो कुल मिला जुला के क्या करेंगे वो, जो वर्षा का जल होगा उसको संचित करेंगे। ठीक है, चलो वर्षा, ये सब कुछ कौन कर रहा है? रमेश चंद्र डागर जी ने क्या किया? खेती किया, फसल लगाया, मधुमक्खी का पालन किया, वर्षा जल को संचित किया, और चौथा पशुपालन किया। ठीक, अब सबको एक साथ मिला के समझिएगा कि क्या फायदा हो रहा है इनको। सर खेती कर रहे हैं, फसल कर रहे हैं, ठीक है, क्या फसल में अगर मैं कहूं कि एक ऐसा खेत जिसमें फसल लगाया, कोई भी फसल, ठीक है, क्या फसल में परागण बहुत जरूरी होता है क्या? ठीक है, चलो यहां पे दो खेत देख लेते हैं, चल ए और बी। यहां पर परागण हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नेचुरल तरीके से हो रहा है जैसे नॉर्मली होता है। ठीक है, इस बी वाले क्षेत्र में क्या किया है कि सर मधुमक्खी पालन भी कर दिए हैं, इसी में खेती भी किए हैं और मधुमक्खी पालन भी कर दिए हैं। अब मधुमक्खी क्या लगता है कि दोनों की तुलना करें, कहां पर ज्यादा फसल होगा, कहां पर बहुत अच्छा परागण होगा? बी वाले में होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि सर बी वाले में कौन मिल रही है? मधुमक्खियां मिल रही है। मधुमक्खियां जाएंगी अपना रस लेने के लिए पौधे पर, और रस लेने के क्रम में क्या करा देंगी? परागण करा देंगी। परागण करा देंगी तो लगभग एक एक पौधे में क्या हो जाएगा? परागण हो जाएगा, एक एक पौधा तैयार होगा। कुल मिला जुला करके कहीं ना कहीं यहां पर इसकी तुलना में फसल ज्यादा बेहतर होंगे। ठीक है, चलिए, तो जो खेती कर रहे हैं इसमें क्या हो गया? परागण करा दिया इन्होंने। अब परागण के लिए कहीं ना कहीं किसका हेल्प ले लिया? इन्हीं मधुमक्खियों का हेल्प ले लिया। ठीक है, अब सर मधुमक्खी ने परागण करा दिया, मधुमक्खी ने रस निकाल लिया पौधे से, तो मधुमक्खी से क्या क्या फायदा हो गया इनको? क्या मधुमक्खी जब इन्होंने पालन किया है तो इनको शहद मिलेगा क्या? शहद के अलावा मोम मिलेगा क्या? और कुछ मिलेगा? शहद मिल गया, मोम मिल गया, और चलो इतने ही याद रखो। और उसके बाद तो मुख्य चीज इसने क्या करा दिया? परागण करा दिया। ठीक, अच्छा, फिर ये बात आती है कि सर जो खेती किया है उस खेती में कहीं ना कहीं ये परागण कराना है, अच्छे तरीके से खेती करनी है, जल की आवश्यकता पड़ेगी। वर्षा जल को क्या कर रखा है? संचित कर रखा है ना। इस वर्षा जल को भी क्या करेंगे? इसमें इस्तेमाल में लेंगे। चलो, फिर सर पशुपालन भी किया। अब इससे पहले जरा फिर वापस यहीं पर आओ। सर फसल हो गया तैयार, फसल काट लेंगे, तो फसल काटेंगे तो क्या लेते हैं सर? जैसे धान की खेती है तो धान में क्या करते हैं? ऊपर वाला दाना निकालते हैं, नीचे वाला क्या बन जाता है? पुअरा बन जाता है, पुआल हो जाता है। वो पुआल कहीं ना कहीं इस जो पशुपालन किए हैं, क्या इसके लिए चारा बन जाएगा क्या? ये एक लाइन जरा पढ़ो तो। एक चरण का अवशेष या अपशिष्ट दूसरे चरण में उपयोगी होता है। क्या ऐसा ही हुआ है क्या? यहां पे देखो तो सर, एक चरण था खेती करना, उसका जो अवशेष था उस अवशेष का कहीं ना कहीं दूसरे चरण में इस्तेमाल में आया है क्या? ठीक है सर, वहां से जो अपशिष्ट के रूप में निकला पौधे का जो अवशेष भाग था उसको कहीं ना कहीं क्या बना दिया? चारा बना दिया। ठीक है, अब सर गाय से या पशुपालन कर रहे हैं तो गाय या भैंस पाल रखे होंगे, उसको चारा खिलाएंगे, तो चारा खिलाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा ना, दूध मिल जाएगा। ठीक है, अब दूध के अलावा दूध से अब बहुत सारे प्रोडक्शन कर सकते हैं। चलो, मुख्य रूप से क्या मिल गया? दूध मिल गया। अब गैया चारा खाएगी तो कहीं ना कहीं क्या मिल जाएगा? गोबर तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब इस गोबर से क्या बायोगैस प्लांट बनाया जा सकता है क्या? बहुत इजीली तैयार किया जा सकता है। ठीक है सर, बायोगैस बना लिया, बायोगैस में क्या मिल जाएगा? मीथेन मिल जाएगा, CH4 मिल जाएगा। क्या इसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल लिया जा सकता है? इससे खाना वगैरह बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। अंत में उस बायोगैस से जो फिर वापस गोबर निकलेगा, किस रूप में निकलेगा? अपशिष्ट के रूप में निकलेगा। उसको बाहर सुखा करके क्या उसको ऐसा कहें कि खाद के रूप में वापस इसी खेती में इस्तेमाल में ले लिया जाएगा क्या? तो एक साथ चक्रीय प्रक्रिया है। ये है एक प्रकार की क्या आपकी कार्बनिक खेती।
कहीं पर यहाँ पर हमने आर्टिफिशियल तरीके से बनाए हुए किसी रसायन का कोई इस्तेमाल नहीं किया है, हमने नेचर पर सब कुछ छोड़ दिया। अच्छा, आप बस पता है इस कार्बनिक खेती में थोड़ी सी पढ़ाई भी करनी पड़ती है। पढ़ाई इसलिए करनी पड़ती है कि भाई अब आपको कोई बता रहा है, जैसे सपोज हमने बता दिया तो ये कर रहे हैं आप, लेकिन इसके अलावा क्या करेंगे? तो इसका एजुकेशन भी है, इसकी पढ़ाई भी होती है। जो लोग पढ़े हैं वो लोग अपना, हाँ, इन्होंने उसके बाद ये सब कुछ अपना काम किया, काम करने के बाद इनको जबरदस्त तरीके का क्या मिला? फायदा मिला। तो जो इनको फायदा मिला, इस फायदे को मद्देनजर रखते हुए ना इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको नाम दिया था इन्होंने हरियाणा किसान क्लब। और इस क्लब में लगभग इन्होंने 500 प्लस किसानों को शुरुआत में जोड़ा और जोड़ने के बाद उनको अपने पीछे की कहानी समझाई। ये देखिए हम इस तरीके से खेती किए हैं। क्या हुआ? 5,000 है, 500 चल कर लो, 5,000 प्लस, ठीक है। अब इन्होंने सारी कहानी अपनी बताई कि भाई देखो हमने इस तरीके की खेती की है, हमें इतना ज्यादा फायदा मिला है, और वास्तविक में ऐसा होता है, ठीक है। अगर इस तरीके से खेती करें तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलो, ये था आपका कार्बनिक खेती, या फिर आप जैविक खेती भी कह सकते हैं इसको। इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। और एक चीज फायदा हो जाता है, पराली कितने लोग समझते हैं? पराली नहीं समझे? अच्छा, कुछ दिनों बाद जैसे गेहूं की खेती होती है, ठीक है, तो धान वाला तो पूरा निकाल के गाय भैंस को खिला देते हैं या बेच बाच देते हैं, जो भी करना है। गेहूं वाले में ज्यादातर लोग क्या करते हैं? हार्वेस्टर से कटवा देते हैं। हार्वेस्टर से कटवाने के बाद क्या कर देते हैं? आग लगा देते हैं, जला देते हैं। जलाना कितना हद तक सही है? बहुत बेकार है जलाना। जलाने से क्या क्या नुकसान होगा जरा बताओगे? कि अगर खेती के दरमियान हम फसल के अवशेष को जला दे रहे हैं, उससे क्या क्या नुकसान होगा? एक प्रॉपर डेटा तो नहीं है, लेकिन जितनी बार आप खेत में आग लगाओगे 5 से 10% उस खेत की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है, ठीक है। दूसरा चीज कि सर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सूक्ष्म जीव भी क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे। वो खेत में क्या कर रहे थे सर? जो भी अवशेष आ रहा था उनका डिकम्पोजिशन कर दे रहे थे, अपघटन कर दे रहे थे। अपघटन के अंतिम पश्चात में क्या मिलता है? यानी कि अगर किसी चीज का अपघटन हो रहा है तो जाहिर सी बात है अपघटन हो रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा? कार्बनिक पदार्थ होगा, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ का ही क्या होता है? अपघटन होता है। और यदि कार्बनिक पदार्थ का अपघटन हो रहा है तो अपघटन होने के पश्चात अंत में क्या प्राप्त होता है? किसी भी चीज का अपघटन हो रहा है, जैसे प्रोटीन का अपघटन हो रहा है, तो प्रोटीन का अपघटन हो रहा है तो लास्ट में क्या मिलेगा? अरे पोषक तत्व मिलेंगे बुड़बक, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सब कुछ क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। और ये सब कहीं ना कहीं पोषक तत्व मृदा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब ये तो तब चलता रहेगा जब उसमें क्या मिलेंगे? अपघटक मिलेंगे। और हम पराली क्या करते हैं? जला देते हैं। पराली का मतलब क्या होता है कि जो आपके खेती के दरमियान जो अवशेष बचे हैं फसलों के, उनको कहते हैं पराली। और इस पराली को हम क्या कर देते हैं? जला देते हैं। जलाने से सबसे पहला तो एक प्रॉब्लम आया क्या कि भाई वातावरण में कहीं ना कहीं हमने प्रदूषण फैला दिया, और वातावरण में प्रदूषण भी फैला और वातावरण का तापमान भी कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब आसपास अगर आग जलेगी तो वहां का तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। पराली जलाने से और भी नुकसान होते हैं। पराली जलाने से घर मकान भी जल जाते हैं। आप कहोगे ये कैसे? तो सर एक जगह से आग पकड़ता है तो पकड़ते पकड़ते काफी लंबा चला जाता है। जिसका मकान पक्का का है वो तो बच गया, जिसका मड़ई डाटी है वो लहक जाएगा। गर्मी का मौसम होता है, जब ये आग लगाया जाता है गर्मी के मौसम में लगाया जाता है, और गर्मी के मौसम में एक चिंगारी ही बहुत काफी होता है, समझे? तो वो नुकसान होता है वो अलग। खेत में मिलने वाले सूक्ष्म जीवों का नुकसान होता है सो अलग। सूक्ष्म जीवों के अलावे आज केचुआ नहीं दिखता है खेत में, जाके देखिएगा, कोशिश करिएगा, नहीं दिखेगा। आज से 10-12 साल पहले जब हम लोग खेत पे जाते थे तो अक्सर 2-4-5 केचुए दिख जाते थे। आज नहीं दिखता है, एक भी नहीं दिखाई देता है। बदलते वातावरण के साथ हमने उसको बर्बाद कर दिया।
बहुत ज़्यादा खेती में हमने इतना ज़्यादा रसायन डाल दिया कि उसका कहीं ना कहीं अनुकूलन नहीं कर पाया। और एक खेत में सोचो, पता है 1 कट्ठा खेत समझते हो? 1 कट्ठा लगभग ये वहाँ पीछे वहाँ शटर से लेकर के यहाँ तक दोनों अगर इस साइड को मिला दे तो लगभग 1 कट्ठा हो जाएगा। तो उस 1 कट्ठा खेत में, सही बता रहे हैं बाबू, वहाँ शटर से लेकर के यहाँ तक की लंबाई और उधर गलियारे को भी अगर ऐड कर लो तो लंबाई चौड़ाई मिला करके लगभग 1 कट्ठा हो जाएगा। इस 1 कट्ठा खेत में अगर 50 केचुए भी है ना, तो वो 50 केचुए पता है क्या करेंगे? इस दर से प्रति वर्ष उपजाऊ क्षमता बढ़ाएंगे। केवल अगर 50 से 100 केचुए मिले तो सोचो, हमने कहीं ना कहीं जो बढ़ने वाली प्रक्रिया है उसको घटने वाली प्रक्रिया पर ला दी है। लेकिन अगर इस तरीके से खेती करें जैसे रमेश चंद्र डागर जी ने किया था, अगर इस तरीके से खेती की जाए तो खेती की उपजाऊ क्षमता भी हमारी बनी रहेगी, फसल की उत्पादकता बनी रहेगी, उसमें किसी प्रकार का रसायन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। सबसे मुख्य मेन जो मुद्दा होता है कि एक चरण का अवशेष या अपशिष्ट जो होता है वो दूसरे चरण में इस्तेमाल में ले लिया जाता है। ठीक है, और इससे हमारी मृदा की उपजाऊ क्षमता बनी रहती है, किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता, कोई प्रदूषण नहीं है। यहां तक कि खेती करने से जल प्रदूषण भी होता है, वो सब भी कुछ भी नहीं होता। डन, खत्म हो गया ये। यहां तक में किसी का कोई सवाल है तो बताइए। अब अगला है रेडियो एक्टिव वेस्टेज, यानी कि रेडियो सक्रिय अपशिष्ट। रेडियो सक्रिय अपशिष्ट समझते हो? रेडियो सक्रिय अपशिष्ट। पावर प्लांट का नाम सुने हो? थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट पढ़ाया गया होगा फिजिक्स में, बता दे रहे हैं। 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, नहीं पढ़ाया गया? अच्छा, ओकरा में खाना खाना भी नहीं सिखाया गया होगा, खाते हैं ना सब लोग? तो अरे 9 10th में पढ़ा है, टरबाइन नहीं पढ़ा है? बोलो, टरबाइन नहीं पढ़े? हाँ तो पढ़े हैं, तो कैसे आ गया पढ़े हैं? वो पढ़े हैं, टरबाइन आपको इंटर में नहीं पढ़ना है? टरबाइन चलता है तो क्या करता है नहीं बताया गया? अरे पहले था सिलेबस में, अब हम देखो फिजिक्स छुए एक जमाना हो गया, हमें तो आइडिया नहीं है कि उसमें सिलेबस में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। लेकिन पहले के अगर हम बात करें तो टरबाइन का काम क्या था? ऐसा टरबाइन यदि चलेगा तो ये यांत्रिक ऊर्जा को बदलेगा किसमें? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, अब एक चीज जरा समझिएगा, रेडियो सक्रिय वेस्ट पर बाद में आएंगे, फिलहाल हम बात करते हैं पावर प्लांट की। हाँ, ऊर्जा प्लांट को क्या बोलते हैं? हाँ, जो कहना कह लेना। अब देखो, पावर प्लांट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्लांट जहां पर क्या उत्पन्न किया जा रहा है? बिजली। ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी, उसको हमने क्या बोल दिया? पावर प्लांट। अब इस पावर प्लांट में भी एक वर्ड यूज में आ जाता है, थर्मल पावर प्लांट। क्या पढ़े? थर्मल पावर प्लांट, पावर प्लांट। चलिए कोई बात नहीं है। अब हमने इसलिए पूछा क्योंकि आप लोग पढ़े हैं तो थोड़ा पहले से नॉलेज होगा आप लोगों को, बस इसलिए हमने बोला, बाकी तो बता ही रहे हम। अब देखिए, थर्मल पावर प्लांट का मतलब क्या होता है? पहले तो ये समझ लेना सर, पावर प्लांट का मतलब क्या है? सर, जहां पे बिजली बनाई जाती है वो क्या कहलाता है? पावर प्लांट कहलाता है। अब बिजली बनाने का जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस तो यही होता है कि सर कहीं ना कहीं एक रोटेटरी होगा, रोटेटरी का मतलब जो घूमने वाला होगा। ठीक है, और इसका जो रॉड कनेक्टेड होगा वो कहीं ना कहीं टरबाइन से कनेक्टेड होगा। ये टरबाइन है। टरबाइन क्या होता है? एक तरीके का मोटर होता है। एक मोटर और टरबाइन में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। मोटर क्या होता है? जैसे सपोज इसके अंदर एक कहें कि सर एक मोटर फिट है, हाँ बिल्कुल मोटर फिट है, या मोटर का मैकेनिज्म फिट है, मोटर के जैसा दिख नहीं रहा है सर, ये फैन है लेकिन काम मोटर के जैसा ही कर रहा है। हमने क्या दिया इसको? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे दिया, बिजली दे दिया, ये क्या होने लगा? चलने लगा। यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, ये काम है किसका? मोटर का।
ठीक है, मोटर भी चलता है, टरबाइन भी चलता है, देखने में दोनों एक जैसे होते हैं। समझ में आ गया? देखने में दोनों के दोनों एक जैसे होते हैं, बस अंतर इस बात का होता है कि जो मोटर होगा इसको बिजली दोगे तो चलेगा, और अगर टरबाइन होगा तो उसको चलाओगे तो वो बिजली देगा। बस समझ में आ गया? इसका छोटा सा एग्जांपल आप सभी ने देखा है, जनरेटर देखे हो? जनरेटर, तो जनरेटर में दो चीजें होती हैं। ये जो जनरेटर का सबसे पहला पार्ट इंजन, ठीक है, इंजन से एक रॉड लगा रहता है, जब ये इंजन घूमेगा तो ये रॉड भी घूमेगा। इसके बाजू में नीचे वाला को छोटी को ऐसे रहता है, इतना बड़का को पिछवा साइडवा में, ठीक है, ये होता है, इसको बोलते हैं अल्टरनेटर। वो अल्टरनेटर क्या है? एक प्रकार का टरबाइन है, ठीक है, और ये रॉड दोनों आपस में कनेक्टेड होती है। इंजन चलाएंगे सर, इंजन अगर चलेगा तो ये रॉड घूमेगा, ये रॉड को जोड़ रखा है हमने किससे? अल्टरनेटर से, तो ये घूमने लगता है, जब ये घूमता है तो एकरा में से दो तार निकल जाता है, वो बिजली सप्लाई देने लगता है। तो ये एक छोटा सा अंतर है किसमें? मोटर में और टरबाइन में, याद रख लीजिएगा इसको। अब क्या करते हैं कि सर पावर प्लांट जो होते हैं उसमें भी बात कर रहे हैं किसका? थर्मल पावर प्लांट का। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या किया जाता है कि कोयले का, मुख्य रूप से कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। कोयले को जलाएंगे, कोयले को जलाएंगे तो क्या मिलेगी? तापमान बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है, उस तापमान से जल को गर्म कर दिया जाता है, ठीक है, जल बदल जाएगा किसमें? वाष्प में बदल जाएगा, ठीक है, ये वाष्प कहीं ना कहीं उड़ करके ऊपर की ओर जाएगा। ये सब कुछ कहीं ना कहीं एक इस तरीके के अंदर किया जाता है, ठीक है, एक जैसे आपका चिमनी भट्टी होता है ना, उसी टाइप का होता है। यहाँ ऊपर रोटेटर लगे होते हैं यहाँ पर इस तरीके से। अब नीचे कहीं ना कहीं क्या रखा है सर? पानी रखा है, और नीचे क्या जल रहा है? कोयला का आग जल रहा है। अब ये जैसे कोयला का आग क्या है सर? तापमान बढ़ेगा, ऊपर पानी है, तो पानी का जो तापमान बढ़ेगा तो क्या बन जाएगा? वो वाष्प बन जाएगा, और काफी तेज गति से कहीं ना कहीं ये ऊपर जाएगा वाष्प। और जब ऊपर जाएगा वाष्प तो ये फैन क्या करेगा? चलाएगा। वो एक प्रकार का क्या है? टरबाइन है। वहां से क्या मिलने लगेगा बाबू? बिजली मिलने लगेगा, ठीक है। चलो ये हो गया एक। तो सर ये तो थर्मल प्लांट की बात कर दिया। थर्मल इसलिए बोला, थर्मल का मतलब ही क्या होता है? तापमान से संबंधित है थर्मल। तो यहां पर कहीं ना कहीं कोयला जला करके पानी को वाष्प में बदल करके उस वाष्प से टरबाइन को घुमाते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं। एक तो ये भी तरीका है, और एक कहीं ना कहीं क्या किया जाता है, जैसे डैम वगैरह पे भी बिजली बनाया जाता है। अब डैम वगैरह पे बिजली कैसे बनाते हैं सर? सेम प्रोसेस यही होता है। आपको पता होगा कि डैम जो होता है वो डैम कहीं ना कहीं ऐसे हाइट पे होता है, ठीक है। नदी का लेवल ये होता है, हर जगह देखिएगा डैम में क्या होता है कि डैम का एक अपना हाइट होता है, अब बाकी जो वहां से नदी या नाला या नहर जो भी निकल रही है वो नीचे होता है, ठीक है। अब सर डैम में पानी यहां तक है, अब क्या करेंगे? सब सेम कहानी, यही चीज लगा देंगे वहां पे। ऊपर डैम से पानी ऐसे गिरता है ना जी, तो जब डैम से पानी गिरेगा, इसके डैने पर पानी गिरेगा, डैना क्या हो जाएगा? घूमने लगेगा। तो घूमेगा तो कहीं ना कहीं टरबाइन घुमाएंगे तो क्या मिलेगा? बिजली मिलेगा। तो डैम पर भी कहीं ना कहीं बिजली बनाया जाता है, ठीक है। एक और भी तरीका है, पवन चक्की का नाम सुना होगा आपने। एक ऐसा एरिया जो खुला मैदान होता है, वहां पे हवाएं काफी तेज चलती है, तो बहुत लंबे लंबे टावर लगा दिए जाते हैं, और उसके डैने भी बहुत बड़े बड़े लगाए जाते हैं, और डैना कनेक्टेड होता है किससे? टरबाइन से। हवा तेज चलेगी, डैना घूमेगा, डैना घूमेगा तो टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमेगा तो बिजली उत्पादन होगा। तो ये सब बिजली उत्पादन के अलग अलग तरीके हैं। हमें मुख्य रूप से समझना क्या था अभी? रेडियो एक्टिव वेस्ट को समझना है। आइए चलते हैं। देखिए रेडियो सक्रिय अपशिष्ट का मतलब क्या है कि इतना ज्यादा जो बिजली हमें कंटिन्यूअस सप्लाई मिल रही है, ये बिजली अभी कंटिन्यूअस आ रही है, इसका मतलब ये बताओ कि क्या बिजली को हम स्टोर कर सकते हैं? क्या बिजली को स्टोर किया जा सकता है? कर सकते हैं, एक लिमिटेड मात्रा तक। अनलिमिटेड मात्रा को स्टोर नहीं कर सकते। सर इन्वर्टर बैटरी रखा है, वो लिमिटेड मात्रा है, कुछ समय के लिए थोड़ी सी बिजली को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या इस स्टोर किए हुए बिजली को अगर मुझे खुरमाबाद भेजना है तो भेज सकते हैं क्या? हमने अपने इन्वर्टर में स्टोर रखा है, ठीक है, क्या यहां से एक कनेक्शन उठा के खुरमाबाद किसी को दे सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल। स्टोर्ड बिजली को लंबी दूरी
नहीं तय करा सकते, उसका वोल्टेज डाउन हो जाएगा, ठीक है, उसका एम्पियर डाउन हो जाएगा। वोल्टेज एंड एम्पियर बोथ आर डिफरेंट, यानी कि वोल्टेज और एम्पियर जो है दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब जाकर के फिजिक्स में पूछना कि क्या वोल्टेज है, वोल्टेज को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं ना, हाँ, और एम्पियर तो एम्पियर ही होता है। एम्पियर क्या होता है, वो बिजली की क्षमता होती है, ठीक है, और जो दो विभवों का अंतर होता है वो क्या होता है, विभवांतर होता है, वोल्टेज होता है। चलो, तो क्या होता है, हमारे पास जो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, हमारे कुदरा में लाइट कट गई, क्या लगता है जहां पावर हाउस है उसका लाइट कटा होगा? नहीं, वो सेक्टर बटा हुआ है, एक अपना पावर ग्रिड बनाया जाता है। अपने यहाँ का पावर ग्रिड कहां पे है? पुसौली। पुसौली क्या है? पावर ग्रिड है। पावर ग्रिड का मतलब क्या है कि सर एक सेक्शन है, ये एक ऑफिस सेंटर हो गया, ठीक है। पावर ग्रिड में कभी गए या उधर कभी गए? नहीं गए, जाओगे तो बहुत डर लगता है, वहां बहुत ज्यादा डर लगता है। खाली बस खड़ा होंगे ना तो चारों तरफ तड़वा चट 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 करते रहता है। हम गए हुए वहां पे, कई दफा काम करने के लिए गए हुए, 2-3 बार गए हुए, हमको हिम्मत नहीं होता है, हम तुरंत जाकर ऑफिस में बैठते हैं। गए हैं, चलिए अच्छी बात है, आप गए होंगे तो खुद फील किए होंगे उस चीज को। हम तुरंत भाग के जाकर ऑफिस में बैठ जाते हैं, तो हिम्मत ना है भाई हमारे बाहर रहने का। आपको पहले तो अलाउंस नहीं मिलेगा अंदर जाने का। बाहर से देख सकते हैं, बाहर से देखोगे तो वो एरिया में पहले, अरे कभी भी आप देखना ना, कभी अगर हाईवे पकड़ के आप मोहनिया की तरफ आगे बढ़ोगे ना, तो पुसौली जैसे ही पार करोगे मार्केट, दाहिने साइड में देखना, दाहिने साइड में आपको लगेगा, दूर से ही लगेगा कि बहुत सारा तार एक जगह पे जाकर के लगा हुआ है। अब क्या हो रहा है कि सर यहाँ पे कई लाख, सुनो, कई लाख वोल्टेज की सप्लाई यहाँ पर आ रही है और कई जगहों से आ रही है, अलग अलग पावर स्टेशन से आ रही है, ठीक है। अब इसने क्या किया, ये पावर ग्रिड ने, कि बहुत सारे जगहों को, जैसे ABCDE, ठीक है, चलो 5 जगह, जैसे इसमें कुदरा भी है, रामपुर भी है, अलग अलग जगह है। अब ऐसे सप्लाई दी जाती है, यहां से 3 जगह को सप्लाई दे दी गई, ठीक है। अब अगर सपोज एक कुदरा है तो कुदरा का सप्लाई काट देगा, तो कुदरा का सप्लाई काट देगा तो फिर वही सप्लाई इधर ट्रांसफर कर देगा। यानी कि ग्रिड में कभी लाइट नहीं कटता है, याद रखिएगा, ग्रिड में कभी लाइट नहीं कटता है, वहां से सेक्शन केवल चेंज किया जाता है। कि अभी कुदरा में लाइट दिया, अक्सर आप नोटिस करिएगा, अगर आप कुदरा और रामपुर के बीच में है, अगर आपका छत का हाइट है तो बस नोटिस करिएगा, तुरंत कुदरा का लाइट कटेगा तो रामपुर का लाइट आएगा। देखना, आपने छत पे चढ़ जाना, जब आपका लाइट होगा ना तो छत पे देखोगे तो रामपुर दिख जाता है, रामपुर अंधेरा अंधेरा दिखेगा। मेजर केस में क्या होता है कि इस एरिया का लाइट कटा, इस एरिया में लाइट आया, फिर भाई लाइट तो दोनों को देना है, ठीक है। हमने बस आपको सीक्वेंस समझाया है, ऐसा नहीं है कि 5 घंटा कुदरा में लाइट है तो 5 घंटा रामपुर में लाइट ना होगा, ऐसा बात ना है। हम बस आपको ये समझा रहे हैं कि सेक्शन वाइज लाइन दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लाइट कटता नहीं है, इन द सेंस, कहने का मतलब क्या कि सर यहाँ जो लाइट आ रही है किसी ना किसी, कहां से आ रही होगी, पावर स्टेशन से या पावर प्लांट से आ रही होगी। तो वो पावर प्लांट कभी भी बंद नहीं होता है, वो पावर प्लांट कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो क्या हम ऐसा कहें कि सर कोयला लगातार जलाया जाता होगा? लगातार कोयला जलाया जा रहा है, लगातार कोयला जलाया जा रहा है। आप सोचिए कि इतना ज्यादा अगर ईंधन का खपत होगा, आने वाले भविष्य में क्या होगा। अच्छा, आज कोयला दिखता है? पहले बहुत ज्यादा मिलता था, आज भी मिलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले की अपेक्षा कम हो गया है, बहुत ज्यादा कम हो गया। हम लोग के घर में पहले गुलहड़ बनता था, ठीक है, तनी माटी, कोयला के चूरन, तनी सा गोबर मिला करके गुल बनाते थे उसका, हाँ, और उसके बाद उसको फिर जलाया जाता था। अब वो सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। तो रीजन क्या है कि कोयले की मात्रा कम है। अच्छा, और एक बात पता है, तब क्या किया गया कि जब इतना ज्यादा, भाई कोयला लिमिटेड है ना, कोयला हमारे पास लिमिटेड है, एक सीमित मात्रा में है, एक समय ऐसा आएगा कोयला खत्म हो जाएगा हमारे यहां से, तब कैसे बिजली उत्पादन होगा। तब जाकर के दिमाग लगाया गया क्या कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाए कोयले के जगह पर। बात समझ में आ गया? रेडियो सक्रिय पदार्थों का इस्तेमाल किया जाने लगा, किस जगह पे? कोयला के जगह पे, ठीक है। और इसकी एक तुलना बताते हैं आपको।
अच्छा, रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे याद है आपको यूरेनियम, यूरेनियम पढ़ा है, 92 यूरेनियम 235 ऐसा पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो यूरेनियम, उसके बाद थोरियम, ठीक है, और थोरियम के बाद एक वो होता है अच्छा चलो दो याद रखो, प्लेटिनम भी इसी में, प्लेटिनम भी आता है और भी टाइट प्लेटिनम। अच्छा चलो कोई बात नहीं, माइंड घबरा जाता है। यूरेनियम और थोरियम याद रखिएगा। अब होता क्या है, सिंपल सा लॉजिक समझिएगा। अच्छा यूरेनियम पता है, एक चीज याद रखिएगा, यूरेनियम भारत में पाया जाता है, यूरेनियम केवल भारत में पाया जा रहा है, ठीक है। अब पता है, देखो क्या चीज, 1 करोड़ केजी कोयला जलाएंगे अगर हम लोग, यानी कि सोचो 1 करोड़ केजी कितना होगा, अनुमान लगा लेना। अगर इसको जलाया जाएगा तो अगर इसको जलाएंगे तो क्या मिलेगा बाबू, ऊष्मा मिलेगा क्या? सोचो कि अगर 1 करोड़ किलो कोयला को अगर हम जलाएंगे ऊष्मा मिलेगा? सर बहुत ज्यादा ऊष्मा मिलेगा, तनी मनी नहीं। 1 करोड़ किलो कोयला तनी मनी नहीं होता है, ठीक है। इसको रखना भी होगा तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र चाहिए, तब जाकर के इतना कोयला रखा पाएगा। और अगर 1 केजी यूरेनियम, सर 1 केजी यूरेनियम तो ऐसे हाथ में आ जाएगा, ठीक है। 1 केजी यूरेनियम अगर जलाओगे उतनी ही ऊष्मा मिलेगी जितना 1 करोड़ कोयला जलाने से होगा। बात कुछ पल्ले पड़ रहा है? अब सोचो काहे नहीं हम लोग इस रेडियो सक्रिय पदार्थों का या तत्वों का इस्तेमाल करके बिजली उत्पादन करेंगे। हमें तो मतलब ऊष्मा से है। अगर हाँ, ये भी सीमित मात्रा में है, लेकिन फिर भी सोचो कि जैसे कोयला मिल रहा है, किस रूप में मिल रहा है कोयला, बोलो कोयला कैसे मिलता है? अरे बहुत साल पहले कहीं ना कहीं बहुत सारे जीव जंतु दबे हैं, उनके अवशेष के रूप में वो धीरे 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 बदल गए हैं चट्टानों में, इस तरीके से। उसी तरीके से यूरेनियम भी मिल रहे हैं, ठीक है। अब सोचो 1 करोड़ कोयला जलाओगे और एक तरफ खाली 1 केजी यूरेनियम जलाओगे, देखो कितना का अंतर आ गया। क्वांटिटी की क्वालिटी, क्वांटिटी तो आपके सामने है, कहाँ 1 केजी या कहाँ 1 करोड़ केजी। मेरे कहने का मतलब कि कोयला ज्यादा है पृथ्वी पर या फिर यूरेनियम ज्यादा है? हाँ देखिए, दोनों की तुलना करें, यूरेनियम बहुत कम मात्रा में है। तो कम मात्रा में तो उस हिसाब से, अच्छा उस हिसाब से तो यूरेनियम वहाँ क्या करेंगे रख के? अगर हम लोग 1 करोड़ केजी यूरेनियम का उपयोग करें तो 1 बार से खत्म हो जाएगा। बाबू अगर 1 केजी अगर है यूरेनियम कहीं अगर लीक कर गया ना, कुदरा, लालापुर, भैंसौला, नेवरा, सकरी, खुरमाबाद, मुजिया सब साफ हो जाएगा। समझ में आ गया? 1 केजी यूरेनियम इतना खतरनाक है। अच्छा ये बताओ, कई दफा हम लोगों ने ये बात किया है ना कि हिरोशिमा के नागासाकी पे बम पटका था अमेरिका ने, पता है उस समय 10 केजी यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था। समझे? जितने परमाणु बम बनाए जाते हैं, उस परमाणु बम को बनाने के लिए क्या, एटॉमिक जितने भी बम बनाए जाते हैं, उस बम को बनाने के लिए इसी रेडियो सक्रिय तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है। काहे रेडियो सक्रिय तत्वों का? न्यूक्लियर जो भी बम होते हैं तो वो कैसे बनाए? अच्छा हाँ याद रखना, जो प्लांट के अंदर बिजली का उत्पादन हो रहा है और किससे उत्पादन हो रहा है? रेडियो सक्रिय तत्वों से। उन प्लांट्स को क्या नाम दिया जाता है? न्यूक्लियर प्लांट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियर प्लांट। यानी कि न्यूक्लियर तत्वों का इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पर बिजली उत्पादन करने के लिए, इसलिए उसको न्यूक्लियर प्लांट बोल देते हैं। अब इसी न्यूक्लियर पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर बम बनाने में। अब उसमें क्या होता है सर, एक बार बम फटा मीन्स फटा, अब इतनी ज्यादा तेज उष्मा होगी, इतनी ज्यादा गर्मी होगी, एक बार में सब कुछ राख हो जाएगा। उसके बाद ये यूरेनियम जो जला रहे हैं, सर कैसे इसको जलाया जाता है? तो इसका क्या पता है क्या करते हैं? इसका अपघटन कराया जाता है। अपघटन का मतलब क्या होता है सर? तोड़ना होता है। अपघटन का मतलब तोड़ना होता है। इस यूरेनियम को जब अगर हम न्यूक्लियर प्लांट में बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल में लेंगे ना, इस पर अल्फा कणों की बमबारी कराई जाती है। इसके ऊपर अल्फा कण फेंके जाते हैं। अल्फा कण फेंके जाएंगे, ये उनसे रिएक्ट होकर के टकराएंगे, ब्लास्ट होंगे। और जब ब्लास्ट होंगे तो क्या मिलेगा?
उष्मा मिलेगा। और हमें तो बिजली उत्पादन के लिए क्या चाहिए? उष्मा ही चाहिए। हमने बस एक तुलना लिया है कि हमारे पास कहीं ना कहीं क्या है, रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं। अगर हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा सोचो, पता है सर, 1 करोड़ केजी कोयला एक जगह पे तो है नहीं, ठीक है। अब एक जगह पे नहीं है और जहाँ पे प्लांट है अगर वहाँ पे भेजना है, क्योंकि भाई बिजली तो रेगुलर बन रही है, यानी कि रेगुलर एकदम जलता रहना चाहिए, जलता रहना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा? 1 करोड़ केजी कोयला है, इसको कहीं ना कहीं जहाँ मिल रहा है कोयला वहाँ से दूसरे क्षेत्र में पहुँचाना पड़ेगा। इसका ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा गवर्नमेंट को। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया है या किसी के जुबान से सुना है कि पैसेंजर ट्रेन को लूप लाइन में लगा करके मालगाड़ी को बाहर निकाला जाता है? जो एक डब्बे वाली जो ट्रेन होती है ना, ऊपर से खोखली रहती है, उसमें मालगाड़ी कहते हैं उसको, मतलब कि कुछ ना कुछ इसमें सामान है, ठीक है। आपके पास जो ये प्रोडक्ट आता है ना फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, वो भी ट्रेन से सप्लाई होता है, वो भी बाई ट्रेन सप्लाई होता है। हाँ, नहीं ताला मारा रहेगा तो मोबाइल है अंदर, क्या हो जाएगा समझ रही हो हैं? अच्छा, हम लोग तो बहुत विचित्र आदमी हैं, कुछ हो मिल जाए टांग के घरे ले आ देंगे ओकरा, तो उनको नहीं सोचेंगे कि वो कहाँ का चीज है, लाने ले जाना सही है कि नहीं। अब पता है पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन मतलब सवारी गाड़ी, उसमें ओवरऑल 1000 लोग बैठे हुए, 1000 में से 800 लोग बिना टिकट का बैठा हुआ, ठीक है। गवर्नमेंट उस ट्रेन को चला रही है, जितना बिजली खर्च कर रही है चलाने में, उतना ही बिजली उस मालगाड़ी को चलाने में खर्च कर रही है। उस मालगाड़ी में रखा हुआ एक एक सामान का गवर्नमेंट ने पैसा लिया हुआ है, और उस सवारी गाड़ी में जो बैठा है वो तुरंत वो टीटीओ के गरिया देता है, कहा ये लोकल लेके आई, क्या कर ले वो, समझे। तो उस सवारी गाड़ी से गवर्नमेंट को नुकसान जाएगा, और वो अगर मालगाड़ी वहां से निकल जाएगी गवर्नमेंट को फायदा होगा। इसीलिए सवारी गाड़ी को खड़ा कर दिया जाता है, मालगाड़ी को निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसमें सामान है, कोयला है या और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत ज्यादा खर्चा होता है, ठीक है। अब समझ में आ गया? चल, तो सोचो, बहुत कुछ जाता है बाबू, बहुत कुछ जाता है। आपका सामान भी रेलवे से जाता है। ट्रांसपोर्ट का नाम सुने हो? मान लो हम यहाँ कुदरा में रह रहे हैं, कुदरा में मेरे पास मेरी बाइक हमने रखी हुई है, और अचानक मेरे यहाँ से हम यहाँ से सब कुछ उठा करके लेके चले गए अपना राजस्थान, जयपुर चले गए। अब बाइक तो यहाँ से जयपुर लेके नहीं जाएंगे, तो पता करेंगे कि सर यहाँ आसपास में ट्रांसपोर्ट कहाँ पे है। कुदरा में ही 2-3 तरह के ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। तो उस ट्रांसपोर्ट वाले से जाके बात किया कि भैया मेरी बाइक है, इसको इस एड्रेस पे पहुंचवाना है। वो ट्रांसपोर्टर क्या करेगा? आपके बाइक को पूरा अच्छे तरीके से पैकेजिंग करेगा, अब पैकेजिंग करके आपके ट्रांसपोर्ट में ले जाके दे देगा। वो ट्रांसपोर्ट वाले रेलवे पे लोड करेंगे, रेलवे डब्बे वाले में आपकी गाड़ी लोड हो जाएगी। अब वो वहां से फिर जाके कहां उतरेगी? राजस्थान, जयपुर, वहां के ट्रांसपोर्टर को मिलेगी। वहां का ट्रांसपोर्टर उसका एड्रेस चेक करेगा, फिर वहां पे आपको डिलीवरी देगा। तो बहुत सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और एक गाड़ी को यहां से अगर जयपुर भेजना है तो करीबन 5 से 6 हजार रुपए का खर्चा आएगा। आप सोचो चला के लेके जाते तो कितना खर्चा आता है, बहुत ज्यादा। तो कहने का मतलब क्या था सर, उसका ट्रांसपोर्टेशन काफी ज्यादा महंगा हो जाएगा, इसका ट्रांसपोर्टेशन काफी ज्यादा इजी है, एक के लिए एकदम हाथ में आ जाएगा आपके, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्की है। कौन? यूरेनियम हो या कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ तो बहुत ज्यादा रिस्की है। और कौन दुनिया में है जी दोनों कोई? कब से नोटिस कर रहे हैं बाबू? कुछ नहीं कह रहे थे, लगे रहिए ऐसे ही। खैर, ये न्यूक्लियर प्लांट में ना रिसाव हुआ था। कहाँ रिसाव हुआ था पहली बार, और दूसरी बार कहाँ रिसाव हुआ है, इसका डेटा है आपके बुक में, ठीक है। कोई देखो, चेरनोबिल नाम का जगह है क्या? चेरनोबिल नहीं मिला? 3 माइल आइलैंड, वो नहीं मिला है ना? जरा वो सब लाइन पढ़िएगा। एक है चेरनोबिल, ठीक है, और एक है 3 माइल आइलैंड। 3 माइल आइलैंड जो है ना वो अमेरिका का है, सबसे पहले वहीं पर रिसाव हुआ था, यानी कि न्यूक्लियर प्लांट चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। एक के बार ओकरा में से यूरेनियम लीक कर गया। सोचो लीक कर गया तो एक आदमी खाक हो गया था, एक ही बार में स्वाहा हो गया। चलो रिसाव हुआ था।